दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में जो हलचल मची हुई है उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और दोनों जो अलायंस हैं, गठबंधन हैं, चाहे वो इंडी अलायंस हो चाहे वो एनडीए अलायंस हो, दोनों अलायंस अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है। एक हालांकि तीसरा मोर्चा भी उभरकर सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर का मोर्चा। लेकिन अभी पिछले कुछ चुनावों में मतलब कि प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन मेरे हिसाब से उन कैंडिडेट्स ने जैसा कि एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर सिर्फ ट्रायल बॉल ही खेलेंगे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता वो किसी पार्टी का कुछ वोट काट लेंगे। बस उतना ही तक मुझे लगता है कि उनका रोल रहेगा। और जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम 150 सीट जीतेंगे, 170 सीट जीतेंगे, वो सिर्फ मुझे लगता है कि हवाई बातें हैं। अच्छा, इधर जो है इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है, कल दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। अब इस अलायंस में सबसे बड़ा सरफुटअव्वल हो रहा है कि सीएम कैंडिडेट किसे घोषित किया जाए। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर ये इलेक्शन से पहले ये डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, क्योंकि जैसे ही अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी के किसी भी कैंडिडेट को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, उसी क्षण बिहार में कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। ठीक उसी तरह एनडीए अलायंस में भी उठापटक मच रही है। जीतन राम मांझी ने बगावत करते हुए ये कह दिया है कि दोनों मिलकर, अमित शाह और नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों ने मिलकर हमको धोखा दिया है और वो जितना सीट चाह रहे हैं वो 25 से 30 से 40 सीट वो चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव में, उन्हें वो नहीं मिल सकता है। जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि हमको लोकसभा चुनाव में भी ये लोग वादा किए थे कि एक लोकसभा सीट रखिए, एक राज्यसभा देंगे और फिर कुछ एमएलसी बनवाएंगे। ये सब सारे वादे उनसे किए गए थे जो शायद फुलफिल नहीं हो पाए हैं। अब उनसे क्या वादे किए गए थे वो तो वो जाने, और जो उनसे वादे किए गए थे वो जाने। बाकी जीतन राम मांझी का उतना बड़ा जनाधार नहीं है। जरूरी है उनका किसी भी दल के साथ रहना जरूरी है, लेकिन अगर वो कहें कि उनका बहुत बड़ा जनाधार है जिसके कारण उन्हें 30 से 40 सीट दिया जाए, तो ये मुझे नहीं लगता है कि संभव है। इसी तरह चिराग पासवान भी अपने लिए 30 से 40 सीट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब चिराग पासवान का थोड़ा तो मतलब कि बनता भी है 30-40 सीट है, लेकिन जीतन राम मांझी का तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बनता है। उसी तरह एक और है विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी के जो नेता हैं मुकेश सहनी, वो 2020 में स्टार्टिंग में तो चले थे वो आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ घूमते थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक वो उठकर चल दिए कि इन्होंने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, और आके वो बीजेपी के साथ मिल गए। बीजेपी ने उन्हें अपने अलायंस में लड़वाया और उसके बाद उनके 4 कैंडिडेट जीते भी थे। अब 4 कैंडिडेट जीते, उसके बाद पता नहीं चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद वो चारों कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गए और जीता। और फिर मुकेश सहनी को फिर से एक बार नाकामी हाथ लगी, जो वो चाहते थे वो करवा नहीं पाया, तब वो फिर से वो
तेजस्वी यादव के पास वो चले गए वापस। फिर पता नहीं है फिर उनका मतलब कि कैसे मन मारता है कि फिर से वो चले गए उनके पास, ये कहा कि हाँ भाई। उसके बाद तो देखा होगा आपने कि दोनों में मित्रता घनिष्ठता जो बढ़ी है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, दोनों एक साथ मछली खाते थे, दोनों एक साथ संतरा छिलते थे, और इधर मुकेश साहनी मतलब कि एक बहुसंख्यक समाज के लोगों को वहाँ पर चिढ़ाने का भी काम करते थे। संतरा छिलते थे, उधर उनके पिताजी को कोई छिल दिया, पता ही नहीं चला उनको। तो ये सब है। और अभी जो है मुकेश साहनी बीजेपी के साथ आने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। एक कभी सभा में कह रहे थे कि बीजेपी मुझे लेना चाहती है, इसलिए मतलब कि मुझे अपने तरफ शामिल करना चाहती है। मतलब कि ऐसा आदमी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि धोखा खाने के लिए तैयार बैठा है कि बुलाइए हमको, हम धोखा खाने के लिए फिर तैयार हैं। तेजस्वी से धोखा खाए, बीजेपी में आए, बीजेपी से धोखा खाए, फिर तेजस्वी के पास गए, फिर अब इधर आने को तैयार हैं। वो मतलब कि अगर वो कहना चाह रहे हैं कि हमसे टच में है बीजेपी, इसका मतलब आपने कुछ सिग्नल दिया होगा तभी तो टच में है बीजेपी। तो अभी एनडीए में मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जो है एनडीए छोड़कर जा सकते हैं, और मुकेश साहनी जो है एनडीए में आ सकते हैं। तो फिर जैसे कि अगर ये चीज़ होता है तो फिर जो सीट का जो शेयरिंग का कॉम्बिनेशन है वो फिर सही बैठ सकता है। जैसे 222 सीट हैं, ठीक है ना। अब 222 सीट में 100 सीट है, मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू तो अपने पास रखेगी। 200 सीट हो गया। अब 22 सीटों में इन लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, या 244 सीट है शायद, ठीक है ना। 122 तो जीतने के लिए चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरह से इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। उसमें चिराग पासवान भी खुश रहेंगे, ये मुकेश साहनी भी जो है उनको अगर 5-6 सीट या 10 सीट दे दिया जाता है तो उसी में खुश रहेंगे। और उसके बाद बाकी सीट अगर चिराग पासवान को दे दिया जाता है तो इस तरह वो उनकी भी गाड़ी चल पड़ेगी। तो ये तो था पूरा बिहार का राजनीति समीकरण। अब जाइए जो सबसे बड़े 2 दल हैं एनडीए अलायंस में, बीजेपी और जेडीयू, इनके बारे में हमेशा उठापटक चल ही रहा है। कभी बीजेपी की तरफ से अश्विनी चौबे आते हैं, वो कह देते हैं कि बिहार के जो नीतीश कुमार हैं उनको सेंटर की राजनीति करनी चाहिए, केंद्र में जाकर उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो जेडीयू भड़क जाती है, वो कहते हैं कि अमित शाह ने बोला है कि जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अभी नायब सिंह सैनी ये बोल दिए कि जिस तरह हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है उसी तरह बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अब इधर जेडीयू वाले फिर से भड़क रहे हैं। जेडीयू वाले भड़कते बहुत हैं, उनको मतलब कि सीट कम आती है, उनका जनाधार भी नहीं है, और भड़कते सबसे ज़्यादा हैं। वो पता नहीं किस बात को लेकर भड़कते हैं, लेकिन भड़कते सबसे ज़्यादा हैं जेडीयू वाले। जेडीयू वाले इतना भड़कना ठीक नहीं है। आपका नेता भी है, आपने 20 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए हैं, कम से कम एक बार तो बिना किसी का अलायंस लिए हुए चुनाव में जाइए। भाई बताइए, मैं फेयर बात कह रहा हूं या नहीं? जेडीयू वाले हमेशा कहते हैं कि हमने सुशासन की सरकार चलाई है, सारे विकास के काम किए हैं, नीतीश कुमार की छवि भी अच्छी है ना, उनका सर्वमान चेहरा भी है, सेकुलर भी हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच बराबर की एक्सेप्टेंस भी है। तो उनको एक बार अपना टेस्ट करना चाहिए, एक बार टेस्ट तो देना बनता है। उनको बिना किसी अलायंस के चुनाव में 243 कैंडिडेट उतार देना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है बिहार में। अगर मतलब कि मेरी इस बात में अगर दम नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीतीश कुमार को एक बार अपने लाइफ में अकेले जेडीयू पूरे बिहार में कैंडिडेट घोषित करना चाहिए कि नहीं। कब तक आप मतलब दूसरे के कंधे पर सवार फिरते रहोगे नीतीश कुमार जी? अपना कुछ आधार बनाइए, आपने तो इतना साल किया है शासन। तो दोस्तों, मुझे बिहार की राजनीति पे आज इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।
नमस्ते, बाय।